welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंडल के कौन कौन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंडल के 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं और जो तीनों लॉ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गाइस सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। आउट ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर only one is able to express itself while the other remains suppressed। गाइस मान के चलिए एक पेयर गिवन है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का। फॉर एग्जांपल हमने माना प्लांट की हाइट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो गाइस कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एक पेयर गिवन है, ठीक है। अब इस पेयर में क्या होगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो जो दूसरा है वो सप्रेस रहेगा। जैसे गाइस अगर ये वाला पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट है तो इसके लिए जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? टॉल होगा। मतलब ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा अगर उसमें ये पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट है। ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाइस इसमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब एक जीन ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो जो दूसरा है उसका कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा। क्लियर? तो गाइस जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको कहा जाता है डोमिनेंट और जिसका कैरेक्टर सप्रेस रहता है मतलब जिसका कैरेक्टर शो नहीं हो पाता उसको कहा जाता है रेसेसिव। क्लियर? तो गाइस अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है तो उसी का ही कैरेक्टर शो होता है, जो रेसेसिव एलील होता है उसका कैरेक्टर शो नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इस केस में जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला है वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है पर जो रेसेसिव है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये जो लॉ है ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अब गाइस देखते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गाइस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाता है तो याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है, the two members of a pair of factors separate during the formation of gametes। गाइस जो दो पेयर के फैक्टर्स अगर गिवन है, पेयर एक गिवन है तो वो पेयर सेपरेट हो जाएंगे जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे गाइस अगर हम इसी की बात करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की, अब ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पेयर था ये सेपरेट हो गया। कब सेपरेट होता है? जब गैमीट्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर? गाइस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो पेयर प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन बाद में जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो जो नया सेल फॉर्म होता है उसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस ये जो लॉ है ये है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। देन जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गाइस स्पेशली ये वाला जो लॉ है ये लॉ है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। याद रखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये पूछा भी जाता है, अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस दे दिया गया तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे मैंडल का कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लग रहा है, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि गाइस स्पेशली ये वाला जो लॉ है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ठीक है। देखिए ये लॉ क्या कहता है, when there are two pairs of character। गाइस जब दो पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है दो पेयर ऑफ कैरेक्टर सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस में ही होते हैं, दो पेयर को हम कंसीडर करके क्रॉसिंग करवाते हैं, ठीक है।
तो when there are two pairs of characters, the distribution of allele of one character into the gamete is independent of the distribution of the allele of the other character. गाइस मान के चलिए कि यहाँ पे हमने दो पेयर्स ले लिए. फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर हम राउंड सीड का शेप और सीड के कलर की बात करते हैं तो राउंड एंड येलो सीड ले ली हमने. ठीक है, अब यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक है सीड की शेप और एक है सीड का कलर, दैट इज राउंड एंड येलो. अब गाइस इस केस में क्या होगा, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो जो एक पेयर के एलील्स हैं ये अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे और दूसरे के अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे. जैसे गाइस यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक में गया, अगेन कैपिटल आर और कैपिटल वाई दूसरे में गया. अब गाइस इस केस में क्या हुआ, एक कैरेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे, एक एलील का यहाँ पे राउंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो येलो पे डिपेंड नहीं कर रहा. मतलब जो राउंड कैरेक्टर है वो अपना अलग जा रहा है और येलो कैरेक्टर अलग जा रहा है. दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो गाइस ये लॉ कहता है कि जब टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलील्स का वन कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे वन कैरेक्टर हमने राउंड ले लिया, अब इसमें एलील का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ अनदर कैरेक्टर. अब गाइस यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो है येलो, तो येलो का जो गैमीट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है राउंड से. ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. क्लियर? तो गाइस ये है थ्री लॉज ऑफ मैंडल. याद रखिएगा, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लॉ डिफाइन करने को आएगा तो आपको यही डिफाइन लिखनी है. ठीक है, तो गाइस इसको नोट कर लीजिए. गाइस कभी कभी अचानक से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के नंबर में या फिर जीन्स में सडन चेंजेस आ जाते हैं तो उन चेंजेस को कहा जाता है म्यूटेशन. तो देखिए म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. गाइस कभी कभी जीन्स में एक जीन या फिर एक से ज्यादा जीन्स में या फिर क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सडन चेंजेस आ जाते हैं तो उन सडन चेंजेस को कहा जाता है म्यूटेशन. गाइस ये जो म्यूटेशन होते हैं ये हेरिडिटी मटेरियल को चेंज कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, जिस वजह से गाइस ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो ट्रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हेरिडिटी मटेरियल ऑल्टर हो गया, अचानक से चेंज हो गया तो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर या वो ट्रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो गाइस ये जो म्यूटेशन होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, हेरिडिटी मटेरियल को ऑल्टर कर देते हैं जिस वजह से ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. क्लियर? गाइस डिजीज कॉज होती है म्यूटेशन की वजह से. तो एक जो डिजीज का नाम है जो म्यूटेशन से होती है वो है सिकल सेल अनीमिया. गाइस जो सिकल सेल अनीमिया है ये ब्लड की डिजीज है. गाइस इसमें क्या होता है, जीन में म्यूटेशन आ जाता है, जीन चेंज हो जाता है जिस वजह से जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है. गाइस जब डीएनए चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनकी जो नॉर्मल शेप होती है वो बाइकॉन्केव शेप होती है. इस टाइप की शेप होती है, दैट इज बाइकॉन्केव शेप. क्लियर? अब गाइस यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो इस केस में क्या होता है, जो आरबीसीज होती है इसकी शेप चेंज हो जाती है और ऐसे सिकल जैसी शेप हो जाती है, इस टाइप की शेप हो जाती है और गाइस इस शेप को कहा जाता है सिकल. तो इस वजह से इस डिजीज का नेम रखा गया है सिकल सेल अनीमिया. तो याद रखिए सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है जिस वजह से डीएनए चेंज हो जाता है और गाइस जब डीएनए चेंज हो जाता है तो जो आरबीसीज की शेप होती है बाइकॉन्केव शेप ये चेंज हो जाती है किसमें, सिकल शेप में, इस टाइप की शेप हो जाती है. तो ये म्यूटेशन की वजह से होता है क्योंकि जीन में सडन चेंजेस आ जाते हैं. अब गाइस ये जो म्यूटेशन होते हैं ये कैसे कॉज होते हैं, तो मेन जो रीजन होता है म्यूटेशन का वो होता है
एक्टिव रेडिएशंस। गाइस जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती है, इसी की वजह से क्रोमोसोम के नंबर में, स्ट्रक्चर्स में और जीन्स में सडन चेंजेस आ जाते हैं। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल एटॉमिक एक्सप्लोजन अकर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945 इन जापान। गाइस आई थिंक आप सभी ने सुना होगा 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो उस केस में एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था जापान में, और जापान में भी कहां पर हुआ था, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो गाइस वहां पे जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ तो उस केस में हार्मफुल रेडिएशन पूरे में स्प्रेड हो गई। गाइस वो जो रेडिएशंस थी उन्होंने क्या करा, जो ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमंस जो थे, उनमें जीन में चेंजेस कर दिए, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस कर दिए, मतलब वहां पे म्यूटेशन कॉज हो गया सभी ऑर्गेनिज्म में। तो गाइस वहां पर आज तक वो लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि अगर म्यूटेशन हो जाता है, अगर एक जनरेशन में म्यूटेशन होता है तो वो हर एक जनरेशन में आगे आता जाता है। क्लियर? तो गाइस आज तक वहां के लोग इस चीज को सफर कर रहे हैं। तो गाइस ये बेस्ट एग्जांपल है म्यूटेशन का। तो जो म्यूटेशन होता है, याद रखिए, मेनली रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से होता है। ये जो रेडिएशंस होती है, ये सडन चेंज कर देती है हेरिडिटी मटेरियल में, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है। तो गाइस हिरोशिमा एंड नागासाकी में आज भी लोग इस चीज को सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो म्यूटेशन होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैलते हैं। क्लियर? तो गाइस याद रखिएगा, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंजेस आ जाना हेरिडिटी मटेरियल में। क्लियर? तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।